जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी। और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। उतनी बड़ी कामयाबी होगी। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विथ विपिन में हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं लगातार एसएससी जीडी 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सीरीज लेकर के आता रहा हूं। और उसी सिलसिले में आज यह मैं 36 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो पूरे PYQs क्वेश्चन बेस्ड है। यह सेट एसएससी जीडी 2024 में जो 1 मार्च 2024 को एग्जाम हुए थे फर्स्ट शिफ्ट में, वो पेपर लेकर के आया हूं, जिसकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक इसके पहले के पूरे 35 सेट्स प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो चैनल पे जाकर के आप प्लेलिस्ट देखिए, आप उसका प्रैक्टिस करिए। जी हाँ, इसके पीछे के पूरे प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आपको ये समझ आए कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें पर्यायवाची शब्द ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। जी हाँ, कौन से शब्द के लिए? सेना के लिए। जी हाँ, सेना शब्द दे दिया गया है और उसके लिए पर्यायवाची। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी शब्द। जी हाँ, इसका मतलब होता है वैसे शब्द जिसकी मीनिंग, जिसका अर्थ भी करीब करीब समान हो। यानी आप इसको इंग्लिश में सिनोनिम्स के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, सेम अर्थ वाला शब्द। तो देखिए, सेना के लिए मैं बता दूं आपको कि सेना का मतलब दल होता है। सेना दल को भी कहा जाता है। सेना आप फौज को भी बोल सकते हैं, फौज का मतलब ही सेना होता है। और सेना को पलटन भी कहा जा सकता है। ये सभी इसके सेना के पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखते हैं हमारे जो विकल्प दिए गए हैं उसमें क्या है। सिंधु है, मंद है, ललित है और दल है। जी हाँ, तो सिंधु, मंद और ललित तो नहीं होगा, क्योंकि सेना का पर्यायवाची में से यह कोई भी नहीं है। क्या होगा यहाँ पे? दल हमारा सही सही ऑप्शन हो जाएगा, यही आंसर होगा। अब समझ लेते हैं अन्य विकल्प के अर्थ। सिंधु का मतलब क्या होता है? सिंधु का मतलब होता है सागर। सिंधु को आप समुद्र भी बोल सकते हैं। मंद का मतलब होता है धीमा, निर्बल, कमजोर बोल सकते हैं इसको। और ललित का मतलब क्या होता है? ललित का मतलब होता है मनोहर। ललित का मतलब होता है सुंदर। ललित को आप कोमल भी बोल सकते हैं। और दल का मतलब तो यहाँ पे देख लिए, ये सेना का पर्यायवाची है। तो इस तरीके से हमारा आंसर दल हो जाएगा। इस प्रश्न में देखिए कि दिए गए 4 विकल्पों में से आप उस विकल्प का चयन करिए जो कोष्टक में, जी हाँ, ब्रैकेट के अंदर में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही सही विकल्प है। जी हाँ, मैंने आपको इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में भी कई बार बताया, तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो तत्सम और तद्भव शब्द बार बार पूछे जाते हैं, आप देखेंगे, आप अगर गौर करेंगे तो कोई भी ऐसा प्रैक्टिस सेट नहीं है, कोई भी ऐसा PYQ 2024 का नहीं है जिसमें तद्भव और तत्सम शब्द नहीं पूछा गया। जी हाँ, तो तत्सम शब्द का मतलब होता है कि संस्कृत के बिल्कुल वही हूबहू शब्द जो प्रयोग में लाए जा रहे हैं उसी को बोलते हैं तत्सम। लेकिन तद्भव जो उसको रूपांतरित कर दिए गए, जो उसको परिवर्तित कर दिए गए संस्कृत के शब्द और उसको हिंदी में प्रयोग में लाया जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द। तो यही पूछ लिया जाता है, कभी आपको तद्भव दे दिया जाएगा, तत्सम पूछ लिया जाएगा, और कभी तत्सम दे दिया जाएगा, तद्भव पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प बताइए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तत्सम दिया हुआ है। अब देखिए अंग रखा क्या है यहाँ पे? तद्भव है। देखिए अगम तो होगा नहीं इसका, तद्भव, तत्सम, और अगवा भी नहीं होगा, अहिर भी नहीं होगा। क्या होगा? अंग रक्षक हो जाएगा। जी हाँ, अंग रक्षक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तत्सम शब्द। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अंगरक्षक का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति की रक्षा करने वाला, किसी व्यक्ति की रक्षा करने, अंगरक्षक, रक्षा करने वाला। देखिए अहेर का मतलब क्या होता है? अहेर का मतलब होता है शिकार। अहेर का मतलब
शिकार होता है, अहेर का मतलब आखेट भी होता है। और अगम का मतलब होता है दुर्गम। दुर्गम का मतलब होता है न चलने वाला। दुर्गम का मतलब न चलने वाला। और अगुआ का मतलब क्या होता है? अगुआ का मतलब होता है मुखिया, नेतृत्व करने वाला, नेतृत्व करने वाला। इसको आप अगुआ बोल सकते हैं। अगुआ को आप अग्रणी भी बोल सकते हैं, अगुवाई करने वाला भी बोल सकते हैं। बहुत सारे अर्थ होते हैं इसके। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि दिए गए 4 विकल्पों में से आप उस विकल्प का चयन करिए जो रिक्त स्थान के लिए क्या है? सही भाववाचक संज्ञा है। जी हाँ, सही सही भाववाचक संज्ञा वाला हमको अर्थ बताना है। तो आइए देखते हैं। सीमा ने रोहिणी से कहा, सीमा ने किससे कहा? रोहिणी से कहा कि खाली स्थान के नाते तुम्हें उसकी क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। किसके नाते? थकान के नाते जीना। सीमा रोहिणी से कहा कि थकान के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। यह तो बिल्कुल सही अर्थ नहीं बन पाएगा यहाँ पे वाक्य। रोहिणी से कहा बचपन के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। जीना, बचपन के नाते मदद करने का कहीं कोई यहाँ पे औचित्य नहीं है। अब देखिए, रोहिणी से कहा कि गुस्सा के नाते उसकी मदद करनी चाहिए। अरे भाई, कोई किसी पे गुस्सा करेगा तो उसको मदद दिया जाएगा। जीना, यहाँ पे गुस्सा भी सही सही पूरे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। तो क्या होगा? देखिए, हमारा बच गया है अभी ऑप्शन नंबर सी, इंसानियत। अगर हम यहाँ पे इंसानियत भर के देखें कि सीमा ने रोहिणी से कहा कि इंसानियत के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। जी हाँ, यह बिल्कुल सटीक सटीक अर्थ है। इंसानियत मतलब मानवता, इंसानियत, इंसान होने का मतलब ही है कि उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। और इसी भाव के चलते, इसी मानवता भाव के चलते, इंसानियत भाव के चलते तुम्हें उसकी क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। यह हमारा सबसे सही विकल्प है। इस प्रश्न को देखा जाए कि दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए क्या बताना है? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द मतलब वैसे शब्द जिसके सही सही अर्थ स्पष्ट होते हैं। जी, सही सही अर्थ वाले। और निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ होता ही नहीं, बेतुका शब्द। तो आइए, सार्थक शब्द किसके लिए? रेखांकित के लिए। आप देखिए, उसने दूर से फेंक कर यह हथियार चलाया है। इसका मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है ना, यही रेखांकित भाग है कि दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया। इसको क्या बोलते हैं? मैं आपको बता दूं कि इसको बोला जाता है अस्त्र। एक होता है अस्त्र, दूसरा होता है शस्त्र। तो अगर आप दूर से, जैसे आप तोप देखिए, तोप छोड़ा जाता है सैनिकों द्वारा, वह दूर से ही फेंका जाता है, काफ़ी दूर से, वो अस्त्र हो गया। लेकिन शस्त्र क्या होता है? जो नज़दीक से प्रहार किया जाने वाला, नज़दीक से प्रहार किया जाने वाला हथियार, जैसे तलवार है, या फिर जिसको शस्त्र बोल सकते हैं क्योंकि वह नज़दीक से प्रहार किया जाता है। लेकिन अस्त्र है जो मतलब दूर से फेंका जाने वाला, कि दूर से ही फेंक करके हम उसको चलाते हैं। अब देखिए, तलवार का मतलब तो समझ रहे, यह भी नहीं होगा और चाकू भी नहीं होगा। ये सब तलवार चाकू क्या है? ये सब शस्त्र है। नज़दीक से आप किसी के ऊपर इससे प्रहार कर सकते हैं, लेकिन दूर से नहीं कर सकते। दूर से प्रहार करना हो तो हमें अस्त्र का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इस अगले प्रश्न में चलिए देखिए कि 4 विकल्पों में से आप उस विकल्प का चयन करिए जिसमें कोष्टक में, ब्रैकेट में दिए गए शब्द के क्या है? विलोम शब्द का सही सही विकल्प है। जी, विलोम शब्द निकालें। किसके? देखो ना, यहाँ पे कृपण दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर। कृपण का मतलब क्या होता है पता है? कृपण का मतलब होता है कंजूस, मक्खी चूस। मक्खी चूस का नाम सुने हो? मक्खी चूस का मतलब ये होता है कि अगर घी में मक्खी पड़ जाए तो मक्खी को भी चूस करके उसमें से घी निकाले, उसको बोलते हैं मक्खी चूस, मतलब महाकंजूस। समझ रहे हो? यानी कि बहुत ही कम खर्चा करने वाला, हर बात में सोचने वाला, खर्च नहीं करने वाला, है ना? कंजूस, मक्खी चूस। आप इसको कृपण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दिया है कि जो कुछ वे जानते हैं उसे दूसरे तक पहुंचाने में वे स्वभाव से ही क्या है? कृपण है, कंजूस है। यानी कि ज्ञान में भी कंजूसी, भाई साहब, ज्ञान में भी कंजूसी कर रहा है कि आप कुछ जान रहे हो, दूसरे को बताओ ना, उससे उसका भला होगा। अब वहाँ पे क्यों कंजूसी कर रहे हो? तो इसलिए यहाँ पे विलोम पूछ रहा है कि कंजूसी नहीं करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? उदार। जी हाँ, उदार का मतलब होता है क्या? उदार का मतलब होता है सेवा भावना।
सेवा भावना मान लो, है ना, या सहृदय बताना, सहृदय बताना। ठीक है, तो हमारा विलोम शब्द पूछा जा रहा, तो कृपण का कंजूस तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यह क्या है, यह तो इसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, उदार होगा। डी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। कर्मठ का मतलब क्या होता है? कर्मठ का मतलब होता है काम में कुशल, काम में कुशल। आप इसको दक्ष भी बोल सकते हैं। और कंजूस का मतलब तो समझ ही गए, ये कृपण होता है ना। और कठोर का मतलब क्या होता है? कठोर का मतलब क्या होता है? सख्त होता है। पार का मतलब और भी दयालु भी हो सकता है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से आप उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे का सही सही अर्थ वाला विकल्प है। ठीक है, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। अरे भैया, आसमान से गिरा था फिर भी खजूर में अटक गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बुरे काम करने का बुरा फल मिलता है। जी ना, ये तो नहीं होगा। आसमान से गिरा खजूर में अटके का अर्थ क्या होगा? किसी के साथ साझा करना अच्छा नहीं होता। यह भी गलत बात है जी, यह भी इसका अर्थ स्पष्ट नहीं बयां कर रहा है। क्या होगा? अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। यह भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। आसमान से गिरे खजूर पे अटके तो अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता, यह भी नहीं होगा। क्या होगा? अब अपने पास एक ही ऑप्शन है। क्या है? एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में उलझ जाना। जी हाँ, पहले से ही एक विपत्ति चल रही है और दूसरी विपत्ति का फिर से आ जाना, उसी को बोलते हैं कि आसमान से गिरा और खजूर में आकर के फिर से अटक गया। अब अगर हम इसका वाक्य में प्रयोग करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? रमेश को पिछले महीने पुलिस ने काला बाजारी के जुर्म में पकड़ा था और अब उसके घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। इसी को बोलते हैं आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। आसमान से गिरा और खजूर पर अटका। समझ रहे? इसी को बोलते हैं कि बेचारा, एक तो पहले कालाबाजारी के जुर्म में पुलिस उसको पकड़ के ले गई और दूसरा क्या हुआ, ठीक उसी समय उसके थोड़े दिन के बाद इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। मतलब एक विपत्ति तो खत्म नहीं हुआ था, दूसरी विपत्ति आ गई। तो इस तरीके से हम इसका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए इस सवाल में क्या पूछ रहा है कि दिए गए प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्या कीजिए, आप उस विकल्प का चयन करिए जो कोष्टक में ब्रैकेट में दिए गए शब्द के तत्सम का सही सही विकल्प होगा। तत्सम शब्द का, ठीक है। उसके मन में न जाने कितनी वेदना थी कि वह जोर जोर से उसास ले रहा था। आहा, वेदना का मतलब समझ रहे हो? वेदना का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा। वेदना का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा। जी हाँ, उसके मन में न जाने कितनी वेदना थी, कितनी कष्ट थी, पीड़ा थी कि वह जोर जोर से उसास ले रहा था। उसास का मतलब होता है गहरी सांस, गहरी सांस। आप इसको क्या बोल सकते हो? डीप ब्रीदिंग भी बोल सकते हो बाबू, डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस। अब इसको क्या बोलते हैं तत्सम रूप में? यह बोलते हैं उच्छ्वास। यह क्या है? इसका तत्सम रूप है। जी हाँ, ये हमारा आंसर होगा। और उसास क्या है? ये है हमारा तद्भव रूप। ठीक है, गहरी सांस का लेना। उत्तिष्ठ का मतलब क्या होता है? उत्तिष्ठ का मतलब होता है उठना। तो उत्तिष्ठ का मतलब होता है उठना, है ना। ऊपरी का मतलब क्या होता है? ऊपर का। ऊपरी का मतलब ऊपर का। और इयत का मतलब होता है, इयत का मतलब होता है इतने विस्तार वाला, इतने विस्तार वाला, यानी कि इतना बड़ा, इतना बड़ा। ठीक है, इस तरीके से इसके अर्थ हो जाएंगे। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द क्या कीजिए? किसका? जल मार्ग का। जल मार्ग मतलब क्या? जल वाला रास्ता, जल वाला रास्ता। आप इसको समुद्री मार्ग भी बोल सकते जी, समुद्री मार्ग। ठीक है, तो अगर जल वाला रास्ता, उसका उल्टा क्या होगा पता है? उसका होगा थल मार्ग। चूंकि यहाँ पे विलोम पूछ रहा है
मतलब थल वाला रास्ता, थल वाला रास्ता। आप इसको क्या बोल सकते हैं, बाई रोड भी बोल सकते हैं, है ना। कि जो ज़मीन पे रोड बने हुए हैं ना पृथ्वी के ऊपर, उसके ऊपर से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, यातायात, उसी को बोलते हैं थल मार्ग। तो यहाँ पे जल मार्ग के लिए जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा थल मार्ग। अब देखिए ये गुलमर्ग, इसका मतलब क्या होता है। गुलमर्ग होता है फूलों का मैदान, फूलों का मैदान। गुलमर्ग का मतलब ही होता है फूलों का मैदान। जम्मू कश्मीर में स्थित है गुलमर्ग फूलों का मैदान। कहाँ पे है पता है, 60 किलोमीटर दूर है। कहाँ से, श्रीनगर से। श्रीनगर से 60 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है। कहाँ पे, गुलमर्ग, श्रीनगर से। और इसको बोलते हैं फूलों का मैदान। सुमार्ग मतलब क्या होता है, सुमार्ग मतलब उत्तम रास्ता। कु का मतलब ही होता है बुरा, बुरा पथ, है ना, बुरा मार्ग, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अर्थ हो जाएंगे। अब अगले प्रश्न पे चलिए, देखिए कि दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में यहाँ पे क्या किया गया, गलत वर्तनी हम लोगों को ज्ञात करने के लिए बोला गया। क्या, मानव का कल्याण ही मनुष्य का धर्म है। देखिए मानव सही से लिखा है, का भी सही से लिखा है, ही भी सही से, मनुष्य का धर्म है, ये सब सही से लिखे हुए हैं। ये जो कल्याण है ना बाबू, ये कल्याण सही वर्तनी के रूप में नहीं लिखा गया है। इसमें क्या होगा, कल्याण आप इस तरीके से लिखेंगे। नौ क्या होता है, टौठ डढ़ नौ। यहाँ पे तौथ दौध वाला न दिया हुआ है, लेकिन ये क्या होगा, ये न होगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा होगा, ये। चूंकि गलत वर्तनी पूछ रहा है तो हमारा कल्याण आंसर हो जाएगा। न मनुष्य होगा, न ही धर्म होगा, और न ही मानव होगा। इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित क्या है, अशुद्धियाँ हैं, गलतियाँ हैं। हमको एक बहुत बड़ा वाक्य दिया गया है और उसमें छोटे छोटे वाक्यांश को पार्ट में ABCD ऑप्शन के रूप में दे दिए गए हैं। और जिस पार्ट में कोई गलती की गई है, अशुद्धियाँ की गई है मात्राओं की, हमको उसी का पता लगाना है। तो आइए देखते हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा एक आदर्श छात्र बना यहाँ पे हमको गड़बड़ लग रहा है जी, बना, जो दूसरों से लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। दूसरों के लिए होगा बाबू, दूसरों से लिए नहीं होगा। और यहाँ पे एक आदर्श छात्र क्या होगा, बने होगा। आप पढ़ के देखिए, हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा एक आदर्श छात्र बने। पहले बने, बना नहीं, बने, जो दूसरों के लिए क्या, प्रेरणा के स्रोत बन सके। जी हाँ, उससे सीख ले सके, ऐसी बात कही जा रही है। तो देखिए हमारा जो गलती वाला पार्ट होगा ना, वो कहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे एक आदर्श छात्र बना, यहाँ पे गलती किया है ना, और दूसरों यहाँ पे गलती किया। इसका मतलब हमारा आंसर यही सही होगा, ठीक है। यह तीनों हमारा आंसर नहीं हो सकता। इस प्रश्न में देखिए कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का क्या करिए, चयन करिए। किसका, पतिहीन। देखो बाबू यहाँ पे पतिहीन दे दिया गया, पतिहीन होते ही उसे घर से निकाल दिया गया। पर्यायवाची शब्द बोल रहा है, यानी कि पतिहीन का कोई दूसरा नाम भी होगा। जी हाँ, तो मैं बता दूं कि इसके लिए होता है विधवा, जिसका पति ना हो वह विधवा होती है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो ऑप्शन सी होगा ना, ये सही आंसर होगा। अब देखिए यह तीनों तो हमारा आंसर होगा नहीं। खग का मतलब क्या होता है, खग का मतलब होता है पंछी। आप इसको पक्षी भी बोल सकते हो, ठीक है। आज़ाद का मतलब होता है स्वतंत्र। और ब्रह्मा का क्या मतलब होता है, ब्रह्मा का मतलब होता है ईश्वर। ब्रह्मा का मतलब ईश्वर बोल लीजिए, आप इसको परमात्मा बोल लीजिए। अब आइए अगले इस सवाल में चलते हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। जी हाँ, उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आशा है। यहाँ पे रेखांकित कर दिया गया किसको, आशा शब्द को, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि सही शब्द का इस्तेमाल करिए। अब बताइए कि उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण मतलब क्या, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल होना। फेल होने की आशा रहेगी। आशा किसकी होती है, आशा तो कुछ पॉजिटिव चीज़ की होती है कि पास होने की आशा है ना। फेल होने के सेंस में, निगेटिव सेंस में आशा नहीं हो सकता, क्या होगा, निराशा होगा, आशंका हो सकता है। यहाँ पे क्या तो हम निराशा का प्रयोग करें या फिर
आशंका का प्रयोग करें, संशय का प्रयोग करें। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव वर्ड है क्या, उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण, फेल होने की आशा है। फेल होने की आशा कैसे रहेगी? अब देखिए, उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की सफलता है। भैया ये तो बिल्कुल अटपटा, बेतुका अर्थ प्रदान करने वाला वाक्य, ठीक है। उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की कोमलता है। अरे भैया ये क्या है, यह भी गड़बड़ कर दिया भैया। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, नहीं परिवर्तन की आवश्यकता तो है, यह तो गलत होगा। उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की क्या है, आशंका है। देखिए जी, यहाँ पे दिया ना आशंका, इसमें से कोई एक शब्द इस्तेमाल कर लिया, तो हमारा डी ही सबसे सटीक ऑप्शन होगा। इस प्रश्न में देखिए कि दिए गए प्रश्न में क्या है, 4 विकल्पों में से आप उस विकल्प का चयन करिए जो मुहावरा का सही सही अर्थ स्पष्ट करे। क्या है, युग युगांतर से, मतलब तकनीकी जमाने से जीना। युग युगांतर के मतलब, युग युगांतर से का मतलब तकनीकी ज़माने से नहीं होता, दादी के काल से जीना, यह भी नहीं होगा। आधुनिक काल, आधुनिक काल तो मतलब अभी का समय जीना, ये भी नहीं होगा। युग युगांतर का मतलब क्या होता है, प्राचीन काल से। प्राचीन मतलब पुराना, बहुत पुराना, प्राचीन काल। अब हम अगर इसको वाक्य में प्रयोग करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि युग युगांतर से भारतीय सभ्यता विकास की ओर क्या है, अग्रसर है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। इस सवाल में देखिए कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, रेखांकित भाग कौन सा है, न निष्फल होने वाला। ये कभी न निष्फल होने वाला काम है। निष्फल मतलब कभी न निष्फल होने वाला, इसका परिणाम, निष्फल का मतलब होता है विफल हो जाना, निष्फल का मतलब विफल, लेकिन यहाँ पे न लगा दिया मतलब विफल नहीं होना। तो क्या होगा, इसके लिए होता है एक शब्द, कौन सा होगा पता है, अमोघ होगा। अमोघ, कभी नहीं निष्फल होने वाला, निष्फल होने वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं अमोघ। सटीक का मतलब क्या होता है, सटीक का मतलब होता है उपयुक्त। और निश्चित का मतलब क्या होता है, निश्चित का मतलब होता है अवश्य। और विफल का मतलब क्या होता है, विफल का मतलब होता है असफलता, असफल। समझ गए ना? तो इस तरीके से कभी न निष्फल होने वाले को क्या बोलते हैं, अमोघ बोलते हैं। ये हमारा सही सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में देखिए कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से आप उस विकल्प का चयन करिए जो रिक्त स्थान के लिए सही सही क्या है, पुल्लिंग वाला रूप वाला विकल्प होना चाहिए। ठीक है, तो आइए, आज लगता है पूरे घर की सफाई हुई है क्योंकि खाली स्थान भी साफ नज़र आ रहा है। क्या साफ नज़र आ रहा है भैया, किताब साफ नज़र आ रहा है। जी ना, किताब तो अच्छी होती है, किताब नहीं होती। किताब क्या है, पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। घड़ी नई है, घड़ी भी स्त्रीलिंग है। और दीवारें की पेंट की गई है, दीवारें अच्छी लग रही है दिखने में पेंट करने के बाद, है ना। तो ये तीनों क्या स्त्रीलिंग है, तो क्या होगा पुल्लिंग के रूप में, आज लगता है कि पूरे घर की सफाई हुई है क्योंकि क्या, आईना भी साफ नज़र आ रहा है। जी हाँ, आईना हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पे सबसे उपयुक्त शब्द यही होगा, आईना। ठीक है, और जो बचे 3 शब्द है, दीवारें, घड़ी, किताब, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। हम लोग सेट के अंतिम दौर में फाइनली पहुँच चुके हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 16 से 20 के लिए क्या है कि नीचे दिए गए गद्यांश, गद्यांश मतलब कहानी के अंश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिए गए हैं। कि देखो ना यहाँ पे ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, और इसी को क्या करना है, प्रत्येक स्थान को 4 विकल्प की सहायता से हम लोग को भरना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको सरसरी निगाहों से पढ़ लेते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी और खाली स्थान नई बात नहीं है। कई परीक्षा देने वाले खाली स्थान का कहना है कि खाली स्थान के सील टूटे हुए थे, वे इनके विरोध में खाली स्थान भी कर रहे हैं। यही कारण है कि परीक्षा खाली स्थान कर दी गई। परीक्षा के बारे में बताई गई। इतना तो मोटा मोटी आइडिया लग गया हम लोग को। तो अब हम लोग को भरना है। आइए देखिए, सबसे पहली बात क्या है, पहला सवाल,
कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी और खाली स्थान नई बात नहीं है। क्या गड़बड़ी और समूह नई बात नहीं है? जी ना, समूह तो होगा नहीं। गड़बड़ी और रहस्यमय सही बात नहीं, नई बात नहीं है। रहस्यमय भी यहाँ पे सही सही अर्थ नहीं दे पा रहा है। तो क्या होगा? परीक्षाओं में गड़बड़ी और मूर्ख नई बात नहीं है, यह भी नहीं होगा जी। क्या होगा? प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी और क्या है? विवाद कोई नई बात नहीं है, यह तो हमेशा चलते ही रहने वाला प्रक्रिया है। समझ गए? इसके कहने का मतलब यही है कि विवाद जो है ना हमारा सबसे सही आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कई परीक्षा देने वाले खाली स्थान का कहना है। कई परीक्षा देने वाले किसका कहना है? कर्मचारी का। परीक्षा कर्मचारी देते हैं क्या? तो परीक्षा क्या देते हैं? दुकानदार देते हैं? ना ना ना, परीक्षा दुकानदार नहीं देते, परीक्षा थानेदार देते हैं। जी ना, जो थानेदार बन गए वो परीक्षा काहे देंगे? तो परीक्षा कौन देता है भैया? परीक्षा देता है अभ्यर्थियों। कैंडिडेट्स को क्या बोलते हैं? अभ्यर्थियों बोलते हैं हिंदी में। तो कई परीक्षा देने वाले, यहाँ पे हो जाएगा अभ्यर्थियों। अभ्यर्थियों का कहना है कि खाली स्थान के सील टूटे हुए थे। किसके सील टूटे हुए थे? बंदूक के सील। परीक्षा में बंदूक क्या करेगा भैया? विचार के सील टूटे हुए थे? ना जी ना। कारतूस के सील टूटे हुए थे? यह भी नहीं होगा। कारतूस, बंदूक, विचार, इसके सील कैसे टूटेंगे? यहाँ पे बोला जा रहा है पैराग्राफ के हिसाब से कि प्रश्न पत्रों, जी हाँ, क्वेश्चन पेपर के सील टूटे हुए थे पहले से ही। तो यहाँ पे हो जाएगा सही सही, प्रश्न पत्रों के सील टूटे हुए थे। अब चलिए अगले सवाल की तरफ। इसमें क्या बोल रहा है? इनके विरोध में खाली स्थान भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनके विरोध में क्या कर रहे हैं? प्रतिशोध कर रहे हैं। जी ना, प्रतिशोध तो नहीं, प्रतिशोध का मतलब होता है बदला लेना। उत्साह कर रहे हैं। परीक्षा के सील टूटे रहेंगे तो उत्साह मतलब ढांढस बढ़ाएगा, हिम्मत बढ़ाएगा। जी ना, उत्साह कर रहे हैं, खुशी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्या कर रहे हैं? शोध कर रहे हैं। शोध मतलब क्या? खोज करना। यह भी यहाँ पे सही अर्थ प्रदान नहीं कर पा रहा। तो क्या होगा? जो हमारे बचे डी विकल्प वाले प्रदर्शन है कि चूंकि इसके क्या, प्रश्न पत्र के सील टूटे हुए थे, इसलिए वे क्या कर रहे हैं? इनके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, प्रदर्शन मतलब क्या? विरोध कर रहे हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलिए। यही कारण है कि परीक्षा खाली स्थान कर दी गई। परीक्षा क्या कर दी? धैर्य कर दी गई। जी ना। परीक्षा मिठास कर दी गई है, यह भी नहीं होगा। क्या होगा? परीक्षा खटास कर दी गई, यह भी इसका आंसर नहीं होगा। क्या होगा? परीक्षा रद्द कर दी गई है। जी हाँ, परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया, रद्द करनी पड़ी परीक्षा को इसके कारण, क्योंकि प्रश्न पत्र के सील तो पहले से टूटे हुए थे। तो हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल सभी 5 प्रश्न के कितनी आसानी से इस गद्यांश की मदद से उत्तर भर लिए हैं, और यह बिल्कुल सही सही भरा गया है। इसमें हम लोगों के ज़्यादा नंबर मिलने के और पूरे नंबर के पूरे चांसेज हैं, इसलिए आप इसको मिस मत करिएगा। एग्जाम में आपको ये नंबर मेरिट लिस्ट में बहुत ही मदद करने वाला। तो इस तरीके से हमारा आज का सेट संपन्न होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। चूँकि मैंने बहुत ही सरल भाषा प्रयोग करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आप अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा करके रखें, ताकि जैसे ही अगला प्रैक्टिस सेट अपलोड होगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन मिलेगा आप फिर से उस प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आपको हिंदी में पूरे 40 के 40 नंबर लाने हैं। मेरिट में आपको हिंदी के नंबर बहुत ही फ़ायदा करने वाला, बहुत ही हेल्प करने वाला, इसलिए इसको मिस मत करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।